नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2 महीने से एक बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं। बहुत सारे मेरे दोस्त हिंदी यूट्यूबर्स हैं। उनके साथ जब जब बंगाल की बात हो गई तो बंगाल चुनाव के बारे में सब लोग एसआईआर पर बोल रहे थे, लेकिन मैं उसी वक्त चुनाव के बारे में बोल रहा था, जो चुनाव की टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं हुई थी। चुनाव होने वाला है, अप्रैल मई में होगा, मार्च अप्रैल मई में होगा, ये चर्चा चल रही थी। लेकिन जनवरी से लेकर मार्च शुरू होने तक मैं एक बात बार बार बोलता रहा कि ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और इसका कारण एक था, मुंबई में आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन जी भागवत, उनके उनका एक सम्मेलन हुआ था 2 दिन का नेहरू सेंटर में वर्ली में। वहां मैं भी गया था, बहुत सारे लोग थे, मुंबई के बहुत सारे मान्यवर उन्होंने आमंत्रित किए थे। 4 सेशन का ये सम्मेलन था। तो उसमें पहले दिन भाषण हुआ था। भागवत जी ने 2 भाषण दिए थे, 2 व्याख्यान दिए थे। और दूसरे 2 सेशन थे जो आमंत्रित थे, उनके सवालों के जवाब तो लिखित में सवाल मंगवाए गए और उसको जवाब उन्होंने दिया था। तो हर सेशन के बीच जो आमंत्रित थे उनके लिए खान पान की व्यवस्था थी, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे। तो मेरी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। तो उस वक्त बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले आरएसएस के एक बड़े नेता है, मैं यहां उनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे 25-30 साल से वो है तो मराठी, लेकिन बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट में उनका मुक्काम रहा है, वहां ही रहते हैं। वहां जाकर बीजेपी और आरएसएस की पैठ बनाना, निर्माण करना, ये काम उन्होंने किया है। अगर त्रिपुरा में कुछ हुआ है तो उसमें उनका हाथ है, असम में कुछ हुआ है तो उनका हाथ है, उनकी प्लानिंग है। तो वो मुझे मिले थे और हम दोनों में बंगाल के चुनाव के बारे में बात हो गई थी। ये मैं बात कर रहा हूं अब फरवरी के पहले हफ्ते की बात है, यानी अब 7-8 हफ्ते हो गए, 2 महीने की बात है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि बंगाल के चुनाव के लिए हम महीनों से काम कर रहे हैं, 1-1.5 साल से काम चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता काम फैलते जा रहा है बंगाल के चुनाव के लिए। और उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अलग अलग मैंने अलग अलग वीडियो में बोला है, दोस्तों के वीडियो में भी बोला है। लेकिन उन्होंने एक बात जो बताई थी वो आज सच होती दिखाई दे रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि पिछला चुनाव 2021 का चुनाव, जब बीजेपी ने इस बार 200 पार की घोषणा दी थी और बड़ी तैयारी से जोर शोर से बीजेपी मैदान में उतरी थी, फिर भी ममता दीदी ने 200 पार करके तीसरी बार सत्ता पर कब्जा किया था। तो उस चुनाव और पिछले 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव का हमने बारीकी से विश्लेषण किया है, इंट्रोस्पेक्शन किया है। कहां फायदा हुआ है, कहां नुकसान हुआ है, फायदा हुआ तो क्यों हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, गलतियां कहां हुई, कहां हम सही ठहरे, इसका बारीकी से अभ्यास बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने पिछले 1.5 साल से किया है। बीजेपी का मतलब मैं उसमें आरएसएस भी गिनता हूं। आरएसएस और बीजेपी के गिने चुने लोग इकट्ठा होकर किसी भी राज्य के या संसद के चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में लग जाते हैं और बहुत महीनों पहले से ये काम शुरू हो जाता है। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें पिछली बार जो गलतियां हो गई वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। पिछली बार हमको नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, हमारी गलती क्या थी, या हमारी गलती ना होकर भी हमारा नुकसान हुआ, इसका बारीकी से जो अभ्यास किया गया उसके बाद
जो रणनीति बनी उस पर पिछले 8-10 महीने से काम चल रहा है, ये उन्होंने मुझे कहा और मुझे एश्योर किया, विश्वास दिलाया कि देखो आज फरवरी के शुरू में बंगाल की जो चुनाव की स्थितियां है वह ऐसी है कि ममता दीदी और बीजेपी 50-50 लेवल पर आ गए, समान लेवल पर है। और एसआईआर वगैरह बाजू में रखो, एसआईआर का परिणाम क्या होगा, कितने नाम कटेंगे, कितने परसेंटेज कम हो गए, कितने लाख वोटर घटेंगे, उसमें ममता के कितने हो गए, बांग्लादेशी कितने हो गए, ये बात सब छोड़ो। एसआईआर का मामला अभी का है। जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि एसआईआर का मामला अभी आया है। उससे भी पहले आरएसएस ने बंगाल के चुनाव में काम शुरू किया था, जब एसआर का मामला बिहार में भी नहीं शुरू हुआ था। उससे पहले बंगाल के चुनाव की तैयारी में आरएसएस लगी हुई थी और फरवरी 2026 तक, यानी जनवरी एंड 2026 तक आरएसएस ने बीजेपी को साथ लेकर बंगाल की पॉलिटिकल सिचुएशन, चुनावी पॉलिटिकल सिचुएशन इस लेवल पर लाई थी कि अगर 50% वोट ममता दीदी को मिलेंगे तो 50% वोट बीजेपी को मिलेंगे। ये उन्होंने मुझे एश्योर किया था, विश्वास दिलाया था और आगे चलकर कहा था कि चुनाव के लिए अभी 2-2.5 महीने बचे हैं। इस 2-2.5 महीने में हमको ये परिस्थितियां और बदलकर 65 और 35 इस लेवल पर लानी है। इसका मतलब ये था कि 65% वोट बीजेपी को मिलने चाहिए, 65% बीजेपी को जीतने की संभावना खड़ी करनी है और ममता दीदी को 50 से 35 तक नीचे ढकेलना है। ये इनकी स्ट्रेटेजी पहले से चल रही है और इसलिए मैं बोल रहा था कि बीजेपी इस वक्त इस चुनाव में अपना सरकार बनाने के पास पहुंच जाएगी, इसके बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं है। 294 में 150 सीट बीजेपी आराम से निकाल लेगी। ये मैंने बार बार पिछले 2 महीने से 3 महीने से अलग अलग वीडियो में मेरे हो या मेरे दोस्त यूट्यूबर है उनके हो वहां कहा है। आज जब मैं अलग अलग मीडिया हाउस है या यूट्यूबर्स है या कोई ओपिनियन में पोल कलेक्ट करने वाली संस्था है उनके आंकड़े देखता हूं तो जो मैंने फरवरी में सुना था उसके नजदीक ये लोग आने लगे हैं। अभी भी बहुत सारे हैं जो ममता दीदी को एज दिखाते, ममता दीदी आगे है ऐसा दिखाते हैं, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं है, ये सब लोग मानने लगे। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी चुनाव निकाल लेगी, बीजेपी बंगाल में सत्ता में आएगी, ये कुछ लोग मानने लगे। जो सेफोलॉजी करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते बीजेपी को बहुमत की ओर है ये मानने लगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो बोलते हैं हाँ बीजेपी की स्थितियां अच्छी है, ममता दीदी के बारे में नाराजगी है, लेकिन फिर भी ममता दीदी का बहुमत नहीं जाएगा, ममता दीदी अपनी सत्ता और कुर्सी बचा लेगी, ये कहने वाले भी बहुत है। लेकिन अभी भी वोटिंग के लिए 1 महीने का टाइम बाकी है। लेकिन इसके पहले ही अगर ये लोग बीजेपी के लिए टाइम अच्छा है, परिस्थितियां अच्छी है, ये कबूल करने लगे तो मान लो बीजेपी ने बहुमत पार किया है, बहुमत पार किया है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। जिनके बारे में मैंने आरएसएस के नेता के बारे में कहा था उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि हमने 50-50 तक लाया है। अब 50-50 तक फरवरी के शुरुआत में लाया है। ये यहाँ के रिपोर्टर्स हो, ओपिनियन मेकर्स, ओपिनियन पोल लेने वाले हो,
एग्जिट पोल लेने वाले हो, उनको अभी अभी समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो प्रोग्राम, जो एजेंडा शुरू किया गया, उसका प्रभाव अभी अभी इन लोगों को दिखाई देने लगा है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है, प्रवाहित नहीं हुआ है। वोटिंग के दिन तक, यानी जिस दिन घर से निकलकर वोटर अपना वोट डालेगा, उस दिन तक ये एजेंडा चलता रहता है और उसका स्पीड बढ़ते जाता है। जो बात उस आरएसएस के नेता ने मुझे फरवरी के शुरुआती हफ्ते में बोली थी, वो अगर एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट करने वालों को या ओपिनियन पोल कलेक्ट करने वाले को अभी अभी दिखाई दे रही है, उसका मतलब वो लोग बिल्कुल सही रास्ते पर चल पड़े थे 8-10 महीने पहले। कुछ समझे? अब जाके एक और बात रिपोर्टों में आ रही है, खबरों में आ रही है कि पिछली बार बीजेपी जैसे ढोल नगाड़े बजाते हुए जोर शोर से चुनाव में मैदान में कूद पड़ी थी, इस वक्त बीजेपी बिल्कुल शांति से काम कर रही है, नजर में न आए इस ढंग से बीजेपी का काम चल रहा है। ये तो बात अब मानने लगे हैं। मानने क्या लगे? देखो कि चुपचाप नजर में ना आए, संघर्ष ना हो, इस तरीके से बीजेपी चुनाव का काम आराम से कर रही है, ये भी लोग आहिस्ता आहिस्ता मानने लगे। इसका मतलब जिन्होंने मुझे फरवरी में बात बताई थी, वो इनके नजर में आने के लिए 6 हफ्ते चले गए। अब आते हैं असली बात पर। दोस्तों, आपने इस चुनाव का टाइम टेबल देखा? सब लोग जो बंगाल के चुनाव पर विश्लेषण कर रहे हैं, वो सबका ध्यान एसआईआर पर है। कितने वोट कटेंगे, कितने वोट कटेंगे, कितने लाख कटेंगे, किसके कटेंगे, इस पर चर्चा जोर शोर से चल रही है। और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए सब कर रहा है। ये ममता का आरोप हमारे पत्रकारों को बहुत इंप्रेस करता है, लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर करके बीजेपी को मदद की है, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उसका फायदा नहीं होगा। अगर कुछ 90 लाख वोटर या 1 करोड़ वोटर घटेंगे, जो मरे हुए वगैरह, तो उसमें बीजेपी के भी घटेंगे, बीजेपी के भी घटेंगे ना। सिर्फ रोहिंग्या और मुस्लिम जाएंगे या मरे हुए सिर्फ ममता के ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा इसका प्रभाव चुनाव में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने बीजेपी के मदद के लिए कुछ किया है, तो जरा आंखें खोलो और बारीकी से 5 विधानसभा चुनाव है, उनके टाइम टेबल का अभ्यास करो। जिस बंगाल में पिछले कुछ 5-4 चुनाव विधानसभा के 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 चरण में होते थे, उस बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ 2 चरण में होने वाला है, सिर्फ 2 चरण में। तो हिंसा होगी, होगी तो क्या होगा, इस पर चर्चा जोर से चल रही है। लेकिन ये भूल गए कि एक साथ 5 विधानसभा का चुनाव है, और उसमें उसमें सिर्फ 2 चरण में चुनाव होने वाले। उसमें आसाम हो, केरल हो, पुदुचेरी हो या तमिलनाडु, 4 विधानसभा का चुनाव सिर्फ एक दिन के वोटिंग में होने वाला है। सिर्फ बंगाल के लिए 2 चरण है। उसमें 9 अप्रैल को आसाम का चुनाव खत्म हो जाएगा, केरल का चुनाव खत्म हो जाएगा, पुदुचेरी का चुनाव खत्म हो जाएगा। दूसरा राउंड जो है वो 23 अप्रैल को है, जिसमें आसाम का एक दिन में पूरा वोटिंग हो जाएगा। सॉरी, तमिलनाडु का पूरा वोटिंग हो जाएगा। पहले नई 9 अप्रैल को 9 अप्रैल को आसाम, केरल और पुदुचेरी का वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा तमिलनाडु और बंगाल। 23 तारीख को तमिलनाडु में एक दिन में पूरा वोटिंग हो जाएगा, और बंगाल का पहले चरण का वोटिंग होगा 144 सीट के लिए। और 29 अप्रैल को
दूसरे चरण में बंगाल का वोटिंग होने वाला है। इसका मतलब जानते हो आप? पुलिस फोर्स हो, सेंट्रल फोर्सेस हो, वो आसाम, केरल और पुडुचेरी से 9 तारीख के वोटिंग के बाद सीधे बंगाल में शिफ्ट हो सकता है, नंबर 1। उसी तरीके से बीजेपी के जो बाहर के राज्यों से केरल, पुडुचेरी और असम में गए हुए कार्यकर्ता है, अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से हो गए, गुजरात से हो गए, कर्नाटक से हो गए या यूपी से हो गए, बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से बंगाल, अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव है वहां पहुंचे। लेकिन 9 तारीख को अगर 3 राज्यों का, 3 विधानसभा का वोटिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी केरल, असम और पुडुचेरी, तो वहां के कार्यकर्ता फ्री हो जाते। 10-11 अप्रैल से वो लोग बंगाल पहुंच जाएंगे। यानी बंगाल में बीजेपी का आज जो काम चल रहा है, उसको 10 तारीख के बाद एक्स्ट्रा फोर्सेस मिलेगी, रसद मिलेगी, ज्यादा ताकत मिलेगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक दिन में पूरा वोटिंग हो जाएगा। तो 24-25 से लेकर 29 तक तमिलनाडु में जो अलग अलग राज्यों से भाजपा के कार्यकर्ता गए हैं, वो भी बंगाल पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो 5 विधानसभा चुनाव का टाइम टेबल है, उसमें ही बीजेपी की रणनीति छुपी हुई है। पिछले समय जैसे 8 चरण का वोटिंग था, तो फुल टाइम पहले दिन से आखिरी दिन तक बीजेपी को पूरी ताकत बंगाल में लगानी पड़ रही थी। इस बार वो नहीं होगा। 9 मई के बाद, 9 अप्रैल के बाद बीजेपी के बाकी राज्यों में फैले हुए तमिलनाडु छोड़कर जो कार्यकर्ता है, वो बंगाल के लिए पहुंच जाएंगे। और 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बंगाल भाजपा के अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता और नेता बंगाल में कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, जिसको युद्ध की भाषा में कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं। हर जगह, हर वक्त, हर जगह बारिश जैसी होती है, उस ढंग से प्रचार का बवाल खड़ा कर दिया जाएगा। अब बंगाल में बीजेपी शांति से काम कर रही है और वो काम 9 अप्रैल तक चलेगा। 10-11 अप्रैल के बाद बीजेपी बंगाल में धमाल कर देगी, क्योंकि आसाम और केरल के कार्यकर्ता बंगाल पहुंच जाएंगे। असम और केरल में, पुडुचेरी में फंसे हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और राज्यों से आए हुए, वो भी बंगाल पहुंच जाएंगे। और 23 के बाद बचे कुचे तमिलनाडु के जो कार्यकर्ता है, वो भी बंगाल पहुंच जाएंगे। तो पहला राउंड पूरा होने के बाद दूसरे राउंड के पहले तो बंगाल में पूरा बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग करेगी। तो रणनीति ये है कि धावा बोलना है तो पूरे 2-2 महीने से जंग छेड़े रहो, लड़ाई करते रहो, ये बात नहीं है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर कुछ घंटों के लिए किया गया, लेकिन उस कुछ घंटों में पाकिस्तान को पूरा परास्त कर दिया। वही रणनीति अगर टाइम टेबल बंगाल का समझो तो आपके दिमाग में आ जाएगी कि पूरी ताकत बीजेपी 10-11 अप्रैल के बाद लगाएगी, 15 दिन के लिए कारपेट बॉम्बिंग होगा बंगाल में प्रचार का। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।